स्टैंडर्ड 9th साइंस सेक्शन बी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। इस वीडियो में हम सेक्शन बी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में अध्ययन करेंगे। गए वीडियो में हमने सेक्शन ए के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में अध्ययन किया था। इस बार हम इस वीडियो में सेक्शन बी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में अध्ययन करेंगे। पहला प्रश्न है नंबर 1, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, ऐसा किस आधार पर कह सकते हैं? तो पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है यानी खाली जगह होती है, ऐसा किस आधार पर कह सकते हैं? तो उत्तर में लिखेंगे जब हम चाय, कॉफ़ी या नींबू पानी बनाते हैं तो एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के रिक्त स्थानों में व्यवस्थित हो जाते हैं। यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। इसका मतलब ये है, जैसे कि हम नींबू पानी बनाते हैं तो पानी में क्या होता है कि जब नींबू को निचोते हैं तो जो पानी के कण हैं उनके बीच में नींबू के कण जाकर क्या होते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं। और वो तभी संभव होगा जब पानी के कणों के बीच में क्या होगा, रिक्त स्थान यानी खाली जगह होगी। तो इसका मतलब कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। नंबर 2, क्वथनांक अर्थात क्या? पानी का क्वथनांक बताओ। तो जिस तापमान पर द्रव पदार्थ वाष्प अथवा गैस में बदल जाता है उस तापमान को द्रव पदार्थ का क्वथनांक कहते हैं। तो जिस तापमान पर द्रव पदार्थ वाष्प अथवा गैस में बदल जाता है उस तापमान को द्रव पदार्थ का क्वथनांक कहते हैं। पानी का क्वथनांक, तो यहाँ पर पानी का क्वथनांक बताना है तो पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर इसको केल्विन में बदलना है तो T के बराबर TC + 273 यानी कि डिग्री सेल्सियस तापमान में 273 जोड़ देंगे तो तापमान केल्विन में बदल जाएगा। तो यहाँ पर हमको पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे TC की जगह पर 100 लिखेंगे + 273। तो यहाँ पर 100 में 273 जोड़ेंगे तो बराबर हो जाएगा 373 केल्विन। तो पानी का क्वथनांक सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस और केल्विन में 373 केल्विन होता है। तीसरा प्रश्न है, नीचे दर्शाई आकृति के लिए ABCD की अवस्था रूपांतर को नामांकित करो। तो यहाँ पर देखिए पदार्थ की 3 अवस्था दर्शाई गई है, ठोस, द्रव्य, गैस, और उनके एक दूसरे में रूपांतर दर्शाए गए हैं और उस पर A, B, C और D लिखा है। तो ABCD को हमको पहचानना है। तो यहाँ पर देखिए ठोस में से द्रव्य बनता है तो वहाँ पर A दर्शाया गया है। तो ठोस में से द्रव्य बनने की जो प्रक्रिया है उसको बोलते हैं सगलन, सगलन कहते हैं अथवा गलन भी कहते हैं। जैसे कि बर्फ़ है तो बर्फ़ में से पानी बनता है तो बर्फ़ गलता है तो तब पानी बनता है। तो उस ठोस में से द्रव्य बनने की प्रक्रिया को संगलन कहते हैं अथवा गलन कहते हैं। द्रव में से वाष्प बनने की क्रिया को या गैस बनने की क्रिया को B यानी वाष्पीकरण कहते हैं। तो यहाँ पर द्रव में से गैस बनने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। तो यहाँ पर B बराबर आएगा वाष्पीकरण। गैस में से द्रव बनने की क्रिया को C दिया गया है यहाँ पर, तो उसको बोलते हैं संघनन। तो गैस में से द्रव्य बनने की क्रिया को संघनन कहते हैं। द्रव में से ठोस बनने की क्रिया को D दिया गया है तो द्रव में से ठोस बनने की क्रिया को जमना कहते हैं। जैसे पानी को अगर हम फ्रिज में जमाते हैं फ्रीजर में तो बर्फ़ बन जाता है तो उसको बोलते हैं जमना। तो यहाँ पर पदार्थ की 3 अवस्था का एक दूसरे में रूपांतर दिया गया था और ABCD दर्शाया गया था। तो हमें पहचानना था ABCD। तो A होगा संगलन, B होगा वाष्पीकरण, C होगा संघनन और D होगा जमना। चौथा प्रश्न है, नीचे के पदार्थों को पदार्थ की अवस्था अनुसार वर्गीकरण करो। तो नीचे के पदार्थों को उनकी अवस्था के आधार पर वर्गीकरण करना है, यानी ठोस, द्रव्य और गैस में वर्गीकरण करना है।
यहाँ पर कुछ पदार्थों के नाम दिए गए, स्टील, रुधिर, हवा, तेल, सीएनजी, चौक, आयोडीन, नाइट्रोजन। अब इनकी अवस्था के आधार पर इनका वर्गीकरण करना है। तो पदार्थ की 3 मुख्य अवस्था है, ठोस, द्रव्य और गैस। तो यहाँ पर देखो, स्टील आएगा ठोस, रुधिर आएगा द्रव, हवा आएगा गैस, तेल जो है वो द्रव है, सीएनजी ये भी द्रव है, चौक ठोस है, आयोडीन ठोस है, नाइट्रोजन गैस है। तो यहाँ पर हमको पदार्थ को उनकी अवस्था के आधार पर बदलना था। तो यहाँ पर ठोस, द्रव्य और गैस, इन 3 स्वरूप में उनको बदलना था। 5वां प्रश्न, मिश्रण अर्थात क्या? उदाहरण दीजिए। तो 2 या 2 से अधिक तत्वों या यौगिकों को किसी भी अनुपात में मिलाने पर बनने वाले पदार्थ को मिश्रण कहते हैं। तो यहाँ पर मिश्रण की परिभाषा होगी 2 या 2 से अधिक तत्वों या यौगिकों को किसी भी अनुपात में मिलाने पर बनने वाले पदार्थ को मिश्रण कहते हैं। उदाहरण आएगा, जल में चीनी, दूध में पानी। जल में चीनी यानी पानी में हम चीनी डालते हैं, 1 चम्मच डाली, कोई अनुपात निश्चित नहीं है। छोटी चम्मच होगा कम डालेंगे यानी, और बड़ी चम्मच होगा तो ज़्यादा डालेंगे चीनी को, तो उसका कोई निश्चित अनुपात होता है नहीं। तो यहाँ पर किसी भी अनुपात में हम पानी में चीनी मिला रहे तो वो कहलाएगा मिश्रण। दूध में पानी मिलाना हो तो हम 1 गिलास मिलाए या 1.5 गिलास मिलाए या 2 गिलास मिलाए, कोई निश्चित अनुपात उसका होता है नहीं, तो वो कहलाता है मिश्रण। 6ठा प्रश्न है, नीचे दिए गए को भौतिक अथवा रासायनिक परिवर्तन में वर्गीकरण करो। तो नीचे दिए गए को भौतिक अथवा रासायनिक परिवर्तन में वर्गीकरण करना है। तो हमें मालूम है भौतिक परिवर्तन उसको कहते हैं जब परिवर्तन हो और सूत्र में कोई परिवर्तन ना आए तो उसको बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन उसको कहते हैं जब परिवर्तन हो तो सूत्र में बदलाव आवे अथवा सूत्र बदल जाए तो उसको कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। तो यहाँ पर हमको कुछ घटनाएं दी गई है। नंबर 1, पेड़ का काटना। नंबर 2, पानी को उबालकर वाष्प बनाना। नंबर 3, कागज़ और लकड़ी को जलाना। नंबर 4, पानी में सामान्य लवण घुलाना। तो ये सब घटनाएं हैं। अब इसमें हमको बताना है कौन सा भौतिक परिवर्तन है, कौन सा रासायनिक। तो जिसमें सूत्र बदल जाता हो तो वो कहलाएगा रासायनिक परिवर्तन, और जिसमें सूत्र न बदलता हो तो उसको कहते हैं भौतिक परिवर्तन। तो पेड़ का काटना भौतिक परिवर्तन है क्योंकि सूत्र में कोई बदलाव आएगा नहीं। नंबर 2, पानी को उबालकर वाष्प बनाना। पानी का सूत्र भी H2O, वाष्प का सूत्र भी H2O, केवल अवस्था बदलती है। पानी द्रव्य है यानी लिक्विड फॉर्म में है और वाष्प जो है वो गैस फॉर्म में है। तो खाली अवस्था में परिवर्तन आता है, सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं आता, इसलिए ये भी क्या है, भौतिक परिवर्तन। नंबर 3, कागज़ और लकड़ी को जलाना। तो कागज़ और लकड़ी को जलाते हैं तो क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है, यानी सूत्र में क्या होता है, बदलाव आ जाता है। तो इसलिए इसको बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। तो कागज़ और लकड़ी का जलाना ये कहलाएगा रासायनिक परिवर्तन। नंबर 4, पानी में सामान्य लवण यानी कि नमक घुलना। तो पानी में अगर हम नमक को घुलाते हैं तो नमक का सूत्र है NaCl। अच्छा, पानी में वो घुल जाएगा तो भी उसके सूत्र में कोई बदलाव नहीं आएगा, NaCl ही रहेगा, इसलिए वो भी भौतिक परिवर्तन है। तो पानी में साधारण नमक या लवण का घुलना ये कैसा परिवर्तन है, तो भौतिक परिवर्तन। तो यहाँ पर आएगा भौतिक परिवर्तन। 7वां प्रश्न है, उपधातु अथवा अर्धधातु तत्व अर्थात क्या? उदाहरण दीजिए। तो उपधातु अथवा अर्धधातु तत्व अर्थात क्या, उदाहरण देना है। तो कुछ तत्व धातु और अधातु के बीच के गुणधर्म दर्शाते हैं, उसे उपधातु अथवा अर्धधातु कहते हैं। यानी कुछ तत्व जो हैं वो क्या करते हैं कि धातु और अधातु के बीच का गुणधर्म दर्शाते हैं, यानी कि धातु और अधातु दोनों के गुणधर्म दर्शाते हैं, तो उसे उपधातु अथवा अर्धधातु कहते हैं। उदाहरण आएगा बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम।
तो उदाहरण आएगा बोरॉन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। 8वां प्रश्न है उत्तक अर्थात क्या? उत्तक को पेशी भी कहते हैं। उत्तक के उदाहरण दीजिए। तो शरीर के अंदर एक निश्चित कार्य एक निश्चित स्थान पर कोशिकाओं के एक विशिष्ट समूह द्वारा पूरा किया जाता है तो उसे उत्तक कहते हैं, यानी कोशिकाओं के उस समूह को उत्तक कहते हैं। संक्षिप्त में कहा जाए, सरल भाषा में कहा जाए तो कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। शरीर के अंदर निश्चित कार्य करने के लिए निश्चित स्थान पर कोशिकाओं के एक विशिष्ट समूह द्वारा उस कार्य को पूरा किया जाता है तो कोशिकाओं के उस समूह को कहते हैं उत्तक। उदाहरण रक्त यानी रुधिर, फ्लोएम यानी कि अन्नवाहक उत्तक, पेशी यानी स्नायु, ये सब उत्तक के उदाहरण हैं। 9वां प्रश्न अंतर दीजिए अस्थि और कास्थि। तो अस्थि कास्थि को उपास्थि भी कहते हैं, तो इसलिए यहाँ पर अस्थि और उपास्थि के बीच में अंतर लिखना है। तो अस्थि मजबूत और कठोर होती है परंतु उसके अंदर लचीलापन नहीं होता है। उपास्थि तो यह लचीली होती है, यानी मोड़ो तो मुड़ जाएगी। अस्थि इनमें छिद्र होते हैं, उपास्थि में छिद्र नहीं होते हैं। अस्थि आधात्री कैल्शियम और फास्फोरस से बनी होती है। आधात्री यानी मैट्रिक्स कैल्शियम और फास्फोरस से बना होता है। उपास्थि में आधात्री प्रोटीन और शर्करा से बना होता है। अस्थि मुख्य अंगों को सहारा देती है। उपास्थि अस्थियों के जोड़ों को चिकना बनाती है। तो अस्थि और उपास्थि के बीच में अंतर पूछा जाए तो आपको लिखने का अस्थि मजबूत और कठोर होती है परंतु लचीलापन उसमें नहीं होता है। उपास्थि यह लचीली होती है। अस्थि में छिद्र होता है, उपास्थि में छिद्र नहीं होता। अस्थि का आधात्री यानी मैट्रिक्स कैल्शियम और फास्फोरस का बना होता है और उपास्थि का आधात्री यानी मैट्रिक्स प्रोटीन और शर्करा का बना होता है। अस्थि जो होती है वो मुख्य अंगों को सहारा देती है और उपास्थि अस्थियों के जोड़ों को चिकना बनाती है।